नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपने पार्ट 1 हिंदी साहित्य का कर लिया था, ठीक है? तो आपने भी उसको पूरा देखा होगा, तभी ये आपके समझ में आएगा। तो इस क्लास का अपना उद्देश्य है एक प्रकार से रिवीजन करना। अपन बाद में मैराथन भी लेंगे, एमसीक्यू भी लेंगे, सब लेंगे, पर इस क्लास का अपना उद्देश्य रहेगा रिवीजन करना और इससे बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है? तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे अपने छोड़ा था। इससे पहले मैं वापस आपको रिपीट करा देता हूँ, जिसने पार्ट 1 में अपने पढ़ा था कि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपन ने पढ़ा था वर्णानुक्रम पद्धति, उसमें कौन था? एक तो तासी था, एक शिव सिंह सेंगर था। तासी ने 738 कवि बताए थे, 72 इसमें हिंदी के थे। फ्रेंच का था, इसने जो ग्रंथ लिखा हिंदुस्तानी वाला, वो 3 भाग थे। पहला 39 में आया था, याद करो, फिर 47 में आया था, फिर 47 का साथ पकड़ के 71 में आया था। ऐसे ही शिव सिंह सेंगर था, जिसने शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में। पर शुक्ल कहते हैं मैं तो ये मानूंगा 1833, ठीक है? इसने कितने कवि माने? 1003। ये हो गई आपके वर्णानुक्रम पद्धति। फिर आता है कालक्रम पद्धति, ठीक है? इसमें कौन आता है आपके? ग्रिसन आता है। ग्रिसन जो बुक लिखता है वो उसका प्रकाशन कब होता है? 1883 में। देखो, शिव सिंह सेंगर, एक चीज ध्यान रखना, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। और फ्रेंच भाषा में अगर पहला पूछ ले हिंदी का तो ये तासी वाला है, ग्रिसन। ग्रिसन ने वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, ठीक है, किताब लिखी, अंग्रेजी में लिखी, कब लिखी? 1883 में लिखी, ठीक है? भाषा इसकी अंग्रेजी है इसका। अब देखो, तासी वाला जो अनुवाद था ना, तासी का बुक का, तासी इसमें भी सी आ रहा है, तो लक्ष्मी इसमें भी आ रहा है ना, ये लक्ष्मी ने करा था। और ग्रिसन वाला किसने करा था? याद करो, ग्रिसन ऐसे लिखते हैं, तो इसमें भी ई आ रहा है और किशोरी लाल में भी ई आ रहा है, ठीक है? तो किशोरी लाल गुप्त ने करा था। कितने कवि है? 952 कवि है। इसमें कितने अध्याय बताए? तो 11 और 12 दोनों बताए थे, याद करो। तो 11 को सर्वमान्य मानते हैं। और एक चीज और देखो, एक चीज ये हो गया, अपने 11 सर्वमान्य माना है, ठीक है? और बंगाल जो बंगाल जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। और खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा या भाषा संरक्षण सब काम किसके हैं? ग्रीसन। एक सेकंड, ग्रीसन ने जो ये बुक लिखी थी वो 1888, मतलब कितना डिफरेंस था इसमें? 5 साल का था, ठीक है? सीयूसी सेंगर और इसमें तो 1888, ध्यान रखना, ठीक है? ये हो गया। अब आते हैं आपके इसके बाद, अपन ने पढ़ा था मिस्र बंधु। उसमें कौन थे? गणेश थे, श्याम थे और सुखदेव थे, ठीक है? शुक्ल ने इसको परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। तो ये अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके 3 भाग थे, जो 1913 में आए थे, और चौथा भाग था 1934 में आया था। 3 ये और चौथा भाग 34, ठीक है? ऐसे याद कर लेना। 5000 कवि मानता है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ने क्या लिखा? मिस्र बंधु विनोद। रीतिकाल में कहते हैं कि जो कवियों का वर्णन शुक्ल ने करा है वो मिस्र बंधु विनोद से ही उठाया है उन्होंने। ये 643 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। कौन? मिस्र बंधु। और शिव सिंह सेंगर था, वो मानते हैं 713, ठीक है? कुल मिलाकर इसको विक्रम संवत में लाऊं तो 57 जोड़ूं तो 700 ईस्वी हो गया ना, ठीक है? प्रथम गद्य काल कल अपने पढ़े थे, वो गोरखनाथ थे। हिंदी के विकास की प्रक्रिया बराबर अध्यायों में इन्होंने करी है। एक ही कालखंड में अपने पढ़ा था मिस्र बंधु में, एक ही कालखंड को उसने 2 भागों में बांटा था, ठीक है? और एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण ये शुक्ल ने करा था। और हिंदी नवरत्न, अति वर्तात्मक, बड़ा भारी, वर्त संग्रह, ये सब मिस्र बंधु में आते हैं, ठीक है? फिर वैज्ञानिक पद्धति में गणपति चंद्र शुक्ल और विद्यावादी में रामचंद्र शुक्ल। और तेरने तेरने में तो वो विद्यावादी में 3 चीजें बताई थी, प्रजाति, क्षण और वातावरण, ठीक है? अब देखते हैं मेन चीज आगे। ये तो आपने पढ़ भी लिया होगा, तो रिवीजन ज्यादा जरूरी है। रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 में होता है, ठीक है? कहाँ?
अगुना गांव, बस्ती जिला और यूपी के ये इनका जन्म होता है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये कब प्रकाशन हुआ इसका? 1929 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। और प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा से हुआ। देखो, नागरी प्रचारणी सभा से हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक। देखो, शीर्षक पूछे तो शीर्षक में हमेशा विकास करना है। किसके रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। कब हुआ? 1929 में प्रकाशन हुआ। अगर यूं पूछ ले कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ, तो बताओ हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है 1928 में, उसकी रचना किसने करी? तो श्याम सुंदर दास ने करी थी। ये एग्जाम में फिक्स आते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। एक बार कर लिया, फिर इसके मैराथन जो भी जितने भी एग्जाम आए हुए एमसीक्यू है सब करेंगे। आप तो बस कमेंट में कर देना कि आपको क्लास अच्छी लगी है, तो सारी चीज़ें ले आएंगे ना। कमेंट सभी के सभी जरूर करना ना, कमेंट और लाइक, और जितने भी स्टूडेंट है वो शेयर कर देना। आप कमेंट करोगे तो पूरा इसमें आपको करवा देंगे। अब देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने करा। इतिहास ग्रंथ कालक्रमों के नामकरण के आधार पर युग प्रवृत्ति रहा है। ठीक है, एक ही देखा था अपने, एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण किसने करा था? शुक्ल ने करा था। शुक्ल ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को 4 कालक्रम भागों में बांट दिया था। देखो, ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, 1050 से 1375। तो 1050 से शुरू होता है, ठीक है, और 1375 तक। फिर आता है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1375 से 1700। फिर आता है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, 1700 से 1900। ठीक है, फिर आपके आता है आधुनिक गद्यकाल, 1900 से 1984 तक। ठीक है, तो ये 4 भागों में बांटा है शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 भागों में विभक्त करा। आधुनिक के भी 2 कर दिए, एक तो गद्य खंड दे दिया, एक पद्य खंड दे दिया। ठीक है, शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की वे निम्न है। एक तो इन्होंने मिस्र बंधु का उठाया, मिस्र बंधु विनोद कब आया? 1913 में। 3 भाग तो 13 में याद करो, और चौथा भाग 34 में। फिर रामनरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 1917 के आरंभिक 2 भाग से इन्होंने क्या हिंदी साहित्य ग्रंथ की अपने रचना करी। वो किन ग्रंथों को आधार बनाया था? पहला मिस्र बंधु, दूसरा रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश तो राम जी है, कविता कौमुदी इनका ग्रंथ है 1917 में। फिर आता है श्याम सुंदर दास, हिंदी गोविंद रत्नमाला, और हिंदी शब्द सागर भी पढ़ा था, तो हिंदी इनका गोविंद रत्नमाला 1909 ग्रंथ का आधार बनाया। वियोग हरि, ब्रज माधुरी सार 1900, ठीक है, 1923। इन 4 ग्रंथों को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा। ठीक है, हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास 1909। ठीक है, भाषा इसकी ब्रज में कवियों और लेखकों के जीवन वर्थ वर्णित किया। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी के 8 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। आधुनिक काल में प्रारंभिक प्रकरण लिखने में केदारनाथ पाठक से सहयोग लिया। जो आधुनिक काल में जो प्रारंभिक प्रकरण लिखने में केदारनाथ पाठक है, इन्होंने क्या सहयोग लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे अंत में जिस बिंदु का विचार और व्यक्त किया है वह है छायावाद। तो पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। जो शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में सबसे एंड में जो विचार अभिव्यक्त करते हैं वो छायावाद है। शुक्ल ने विचार काव्य में रसवाद, लोक मंगलवाद के पक्षधर और रहस्यवाद के विरोधी रहे। देखो, रसवाद लोक मंगलवाद के तो ये पक्ष में है, और रहस्यवाद के क्या है? ये आपके विरोध में है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन। अब यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए कहता है एक चीज भी मिस मत करना यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो अपन देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के कथन।
आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। पहला पॉइंट, जो आधुनिक काल है उसमें गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। ठीक है, किसका कथन है? शुक्ल जी के कथन है सारे। जिस काल में विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वही एक अलग काल माना गया है। उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। मतलब जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं में प्रचुरता दिखाई गई है, वही अलग काल माना गया है। जिसमें कोई रचना अलग है, कोई रचना अलग है, तो उनका काल अलग, इनका काल अलग, और उनका नामकरण उन्हीं रचना के स्वरूप किया गया है। दो कथन हो गए, गद्य का आविर्भाव और रचना वाला। प्राकृत पिंगल सूत्र, ठीक है। उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्ध के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यह पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमेरासो के ही है। ठीक है, तो हमेरासो किसने लिखा? सारंगधर ने। और ये कथन किसका है? शुक्ल का। देखो, प्राकृत पिंगल सूत्र, उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्ध के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य और छंद के उदाहरण मिले। शुक्ल कहते हैं, मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यह पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमेरासो से है। और कौन सा शुक्ल का कथन? कविता इसी जीवन जगत में पैदा होती है और इसी जीवन में सीधे सीधे अपनी भवभूति का प्रकाश फैलाती है। ठीक है, और जो कविता ऐसे करती है वह कविता स्वीकार्य है। ठीक है, देखो, कविता इसी जीवन जगत में पैदा होती है और इसी जीवन जगत में सीधे सीधे अपनी भवभूति का प्रकाश फैलाती है, और जो, ठीक है, और कविता ऐसी करती है वही कविता स्वीकार्य है। ठीक है, इसी जीवन जगत की होनी चाहिए। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। जो काल विभाजन होता है वो कैसे होना चाहिए शुक्ल के अनुसार? साहित्यिक प्रवृत्तियों के हिसाब से। अब आपके आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। ठीक है, तो देखो, जन्म इनका भी यूपी में होता है। देखो, शुक्ल तो था 1800, याद करो, 84 में, अगोना गांव, बस्ती, यूपी। यह है 1907 में। दुबे छपरा, बलिया जिला, यूपी। योम के शास्त्री के नाम से ये प्रसिद्ध है। कौन? HPD। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि परंपरा का निरंतरीय बोध पर आधारित है। ठीक है, आलोचना दृष्टि परंपरा के निरंतरीय बोध पर आधारित है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो होता है हिंदी साहित्य की भूमिका। एक सेकेंड, हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। पहली तो भूमिका, फिर उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952। ठीक है, अब देखो, आदिकाल किसने नाम दिया? आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी 1952 में, आदिकाल भी 52। हिंदी साहित्य की भूमि 1940 में। ठीक है, और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है दुबे छापरा, बलिया जिले, यूपी में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कालखंड और नाम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुरू करते हैं 1000 से, खत्म करते हैं 1900 में। आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, और फिर उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1940 और 1952 में दो। तो ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल नाम दिया, उत्तर मध्यकाल दिया, और आधुनिक काल दिया। 1000 से 1400, फिर 1700, 1900, ऐसे। ठीक है, आगे देखो, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणा वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त जो ग्रंथ है उसकी संख्या के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उस काल की मुख्य जो प्रेरणादायक वस्तु रही है उसके आधार पर ये कहते हैं
काल प्रवृत्ति का प्राप्त संख्या के आधार पर नहीं होगा, प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर होगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। राम कुमार वर्मा अगला। ठीक है, राम कुमार वर्मा, राम जी है और कुमार जी है, तो इसमें क्या है, हिंदी साहित्य की क्या ये करेंगे, आलोचना करेंगे। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो ये आपके राम कुमार जी ने, वर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, कब लिखा, 1938 में लिखा है। ठीक है, ये हो गया आपके 1938। अब देखो, संपूर्ण हिंदी साहित्य के 4 कालखंड में विभक्त है राम कुमार वर्मा। ठीक है, यहां से देखना, 1938 में ग्रंथ लिखते हैं ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इन्होंने संपूर्ण हिंदी को 4 ही कालखंड में बांट दिया। कौन सा, संधि काल या चारण काल। तो संधि काल और चारण काल, आदि काल को नाम किसने दिया, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। आलोचना कोई करेगा तो आदि होगी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, ये एक अधूरा ग्रंथ है। केवल भक्ति काल तक ही ये क्या है, आपके साहित्यिक पूर्ण हो सका है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 7 प्रकरण है। अन्य तथ्य, राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में संतों की लंबी सूची प्रस्तुत करी है, ये ध्यान रखना। भक्ति काल को संत काव्य, राम काव्य, संत काव्य व कृष्ण काव्य में इन्होंने विभाजित कर दिया। भक्ति काल को अलग, संत, राम, ठीक है, संत काव्य, कृष्ण काव्य। सिद्ध साहित्य का निर्माण बौद्ध धर्म से उत्पन्न विकृतियों का माना है। अमीर खुसरो की को अवधी भाषा का पहला कवि माना है राम कुमार वर्मा ने, कि भाई अमीर खुसरो है वो अवधी भाषा का पहला कवि। तो पूछ सकता है कि अमीर खुसरो को अवधी भाषा का कवि मानने वाले कौन थे, राम कुमार वर्मा, जो आलोचना करते हैं 1938 में। जो इनका ग्रंथ है वो अधूरा है। और आदिकाल को ये क्या देते हैं नाम, संधि काल या चारण काल नाम देते हैं। अब बात करते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति की अपन ने बात करी थी, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, अपन ने वर्णाक्रम पद्धति पढ़ा, तासी और शिवजी सेंगर। कालक्रम में ग्रीसन को पढ़ा। वैज्ञानिक पद्धति में गणपति भट्ट रहे और विद्यावादी में रामचंद्र शुक्ल और अपने तेने को देखा। अब देखो, गणपति चंद्र गुप्त तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, तो वैज्ञानिक इतिहास नाम आएगा इसमें 1965 में, 60+5। संपूर्ण को वही गणपति चंद्र शुक्ल 4 भागों में बांट देते हैं। प्रारंभिक काल देखो, प्रारंभिक काल या उन्मस काल गणपति चंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, फिर मध्यकाल या इसको विकास काल, उत्तर मध्य काल को अपकर्ष काल, और आधुनिक काल को आधुनिक काल। नाम किसने दिए, गणपति चंद्र गुप्त ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अब देखो आगे, गणपति चंद्र गुप्त ने मध्यकाल को निम्न भागों में बांटा है, धर्माश्रित, राज्य आश्रित और लोकाश्रित। ये इन्होंने मध्यकाल को बांटा है। ठीक है, अब देखो, एक तो प्रारंभिक काल हो गया, एक मध्य काल हो गया, एक उत्तर मध्य हो गया, और एक आधुनिक हो गया। ठीक है, और आधुनिक काल को निम्न बांट दिया, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवादी। अपन आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, सब चीजें इसमें देखेंगे। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन कांसी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1953, प्रकाशन कहाँ से, कांसी नागरी प्रचारणी सभा। कितने खंडों में विभक्त था ये, 16 खंडों में ये विभक्त था। अब देखो, पहले खंड का जो हिंदी साहित्य की पीठिका थी उसका संपादक करा था राजबली पांडे ने। टोटल देखो, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1953, प्रकाशन काशी से। कितने खंड, 16। पहला खंड में पीठिका में राजबली पांडे। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, उसका संपादक धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का उद्योग और विकास आपके करुणापति और वासुदेव। भक्ति काल की बात करते हैं, निर्गुण, चौथा इसमें खंड परशुराम। भक्ति काल सगुण में विजय चंद्र। अब आपको जो याद रखना है, रीतिबद्ध, इसका छठा भाग आता है या खंड आता है, यह आपके
रीति काल में भी रीतिबद्ध है, ये नगेंद्र रीतिबद्ध। ठीक है, रीति मुक्त पूछे, इसका संपादक भागीरथ मिश्र ने करा था। ठीक है, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विनय मोहन, हिंदी साहित्य का परिष्कार साधुकार पांडे, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काव्य नगेंद्र, वापिस उत्कर्ष काव्य में नगेंद्र वापिस आ गए। और हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, ये तो काव्य में पूछे तो नगेंद्र, और नाटक में पूछे तो सावित्री सिन्हा। ठीक है, 11 हो गए। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष अगर कथा साहित्य में पूछे तो निर्मला, समालोचना निबंध में पूछे लक्ष्मी नारायण, हिंदी साहित्य का उद्यतन काल पूछे तो हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। आगे देखते हैं, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य नगेंद्र, वापिस 15 नंबर पे वापिस नगेंद्र आ गए। ठीक है, और लास्ट है हिंदी साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। लोक साहित्य में एक तो राहुल शंकरत्यान और कृष्णदेव उपाध्याय, ये 16 खंड थे। ठीक है, रीति काल में भी रीति बद्ध की बात करें नगेंद्र। ठीक है, हिंदी साहित्य उत्कर्ष काव्य में बात करें तो नगेंद्र, हिंदी भले अंतर भारतीय हिंदी साहित्य में बात करें तो नगेंद्र, और हिंदी का लोक साहित्य की बात करें तो राहुल शंकरत्यान और सुखदेव, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, अब देखो काल विभाजन और नामकरण, इसमें चलता है 7वीं से 14वीं शताब्दी। हिंदी व्रत इतिहास में हिंदी व्रत साहित्य, इसका साहित्य में चलता है आदिकाल 7 से 14, भक्तिकाल 14 17, रीति 17 से 19 और 19 के बाद। तो 7वीं शताब्दी से इसे शुरू मान लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, देख लो, इस्तवार दे ला एतुर्ती नहीं लिटरेटू एंदुई हिंदुस्तानी, ये अपने कल ही देखा था, वर्णागुरु में तासी आता है। ठीक है, तजकिरा ई सुअरा अपने पढ़ा था, सुअराती मौलवी करीमुद्दीन। फिर है सुंदरी तिलक, ये भारतेंदु हरिशन। सुंदरी तिलक कैसा तिलक है आपके, सुंदरी तिलक है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। शिव सिंह संगर वाला शिव सिंह अपने सरोज देख लिया। अब आपको दिमाग में आते ही शिव सिंह सरोज दिमाग में आना चाहिए कि इसका प्रकाशन कब हुआ, 1883 में, पर शुक्ल कहते हैं ये तो 1833 का है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ये मान्य, ये शुक्ल के अकॉर्डिंग मान्य। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन, कब, 1888 में। ठीक है, हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, इंपॉर्टेंट है, याद करो इसका कब था, 1909। मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद, 3 भाग तो 1913 में आ गए थे, चौथा भाग ये 3 उठाया, ये चौथा भाग 1934 में। ठीक है, 1934 में चौथा भाग, 13 और 3, ये तो 3 हो गए, ये चौथा हो गया। कविता कौमुदी, ये अपने देखो, हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, और कविता कौमुदी रामदेश त्रिपाठी, हिंदी बद्रीनाथ भट्ट, ब्रज माधुरी सार वियोग हरि हरिवर द्विवेदी, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, ये आपके हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है, पद्मालाल और पूनालाल बख्शी, और हिंदी साहित्य विमर्श। अब है हिंदी साहित्य का विकास, ये आपको पता ही है, विकास किसका है, श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी भाषा का विकास, भाषा का विकास साहित्य, ये हिंदी भाषा जब भी साथ में आ जाए तो श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का नया नया कौन होता है, राम खेलावान पांडे। ठीक है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खेलावान पांडे। आधुनिक मॉडर्न टाइम में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करसन शंकर शुक्ल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करसन शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी बचन सिंह का भी है। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचना आती राम कुमार वर्मा आपके सामने।
आ जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है 1931 की 38 के लमसम। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरतन दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल संक्षिप्त कौन होते हैं? त्रिपाठी खानदान होते हैं, ये ध्यान रख लेना आप। तो विश्वनाथ त्रिपाठी, सरल और संक्षिप्त। हिंदी मतलब इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का अतीत में जाना है तो विश्व में देखना पड़ेगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन करना है तो नलिन विलोचन शर्मा। आधुनिक साहित्य का प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। हिंदी साहित्य संपादित धीरेन्द्र वर्मा और ब्रजेश्वर शर्मा। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, समाज में से समाज से शंभुनाथ। ठीक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ वर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का भी है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णव। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास सुरेंद्र स्नातक का भी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, लगा लेना, दूसरा बच्चन सिंह। ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। ठीक है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सुमन राज्य का भी है, दोनों ही ध्यान रखना। ठीक है। फिर आता है इतिहास और साहित्य इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णव। फिर आता है हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास लिखता है किशोर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में किशोर डालना, इतिहासों का इतिहास लिखेंगे वो। हिंदी साहित्य के 20 वर्ष किसके हैं? शिव जी के, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन शिव कुमार। हिंदी साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे। साहित्य और इतिहास दृष्टि। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास लिखा है वासुदेव सिंह ने। हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन सिंह। अगला इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना किस में आती है? राम जैसे स्वरूप। अब देखो, ये राम जी है और ये राम जैसा स्वरूप है। ठीक है। अब इनको देख के आपके मन में क्या आ रहा है? संवेदना। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का संवेदना का स्वरूप राम जैसे स्वरूप में ही आएगी। ठीक है, बढ़िया बन गया ना। आगे देखो, हिंदी साहित्य युग प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा। युग प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं राम विलास शर्मा। अब आता है अपने अपभ्रंश व हिंदी के अंतर संबंध। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन आते हैं अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये अपने से करेंगे, एक बार रिवीजन क्लास की तरह कर रहे हैं, फिर इसको अपन मैराथन में इसको कवर कर लेंगे, फिर एमसीक्यू कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है। और सब आपके कमेंट के ऊपर है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। अगर ईमानदारी से आप अगर कमेंट करते हो तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लाइक और अपने यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर करो, जिससे मेरे को पता चल जाए कि रियल में सिलेक्शन कंटेंट आपके पास पढ़ने वालों के पास पहुंच रहा है। मेरे को सबसे इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि उनको अच्छी लग रही है तो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो कमेंट सभी करना, मैं आपके सभी सारे कमेंट जो करता है उनका रिप्लाई भी देता हूँ, सारे कमेंट सब देखता हूँ ना। तो कमेंट सभी जरूर करना, आगे यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखेंगे इसमें। धन्यवाद सभी।